हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। तो बेटा 6 लेक्चर्स अपन पढ़ चुके हैं और 6 लेक्चर के साथ में अपन काफ़ी सारी कहानी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म की। मैंने आप पहले भी समझाया था अपने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म में, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सिंपल मैग्नेटिज्म। सिंपल मैग्नेटिज्म के अंदर अर्थ का भी आएगा और बार मैग्नेट भी आएंगे, परमानेंट मैग्नेट्स भी आएंगे, वो सब चीज़ें होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अपन लोग करंट कैरिंग लूप के कारण डिफरेंट प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखते हैं। और इसी का सेकंड एस्पेक्ट क्या था चैप्टर का, उस फील्ड के कारण किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है अपन वो निकालना सीखते हैं। तो अभी हम अपन लोग फील्ड निकालना ही सीख रहे हैं। फील्ड निकालने के लिए अपन लोगों ने दो प्रकार के लॉ यूज करते हैं। पहला लॉ था अपना कौन सा, बायोट सेवर्ट लॉ। उसी के द्वारा अपन ने अब तक इतने सारे सवाल किए हैं। बायोट सेवर्ट लॉ μ0/4π dl क्रॉस r/r³। ये अपन का जो लॉ था, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। उसके बाद अपन ने फाइनाइट वायर की बात करी थी। तो फाइनाइट वायर के लिए जो रिजल्ट होता है वो आता है μ0/4πd μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2। θ1 ऊपर और नीचे का हम मानते हैं। सिमिलरली कल तक अपन जहां पे पहुंच चुके थे, कल हम लोग पहुंच चुके थे सोलेनोइड पर। और एक सोलेनोइड के अंदर हम लोगों ने ये बातें कर ली थी कि सोलेनोइड के अंदर जो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल से अलग अलग डिस्टेंस में दो एंगल लेने होते हैं, θ1 और θ2। अगर θ1 θ2 हमने ले लिया, बेटा ये सब बातें मैं कर चुका हूं, इसलिए जल्दी कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, μ0 Ni/2 cos ऑफ θ1 + cos ऑफ θ2। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ये कल बातें भी करी थी इसके ऊपर, आज अपन इसमें और बातें करते हैं। कल मैंने इसको अलग अलग साइड से बाहर भी निकाला था, है ना। तो जल्दी से मैं आपको इसमें एक सवाल और कराया हूँ ताकि आपको हल्का सा याद हो जाए, आ जाए सब कुछ कि आखिर हम लोगों ने क्लास कहाँ छोड़ी थी। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए इस प्रकार से अपन एक सोलेनोइड लिया है और इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में। तो यहां से जो एंगल आएगा ये आएगा 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो बेटा जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी। जल्दी से आप लोग ही बताइए, मैं चुपचाप अपना रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। चलो ठीक है, पहले आप बताओ जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा बी अपन ने यहाँ पे लिखा है। बी लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही करंट आई वाई दौड़ रहा है यहाँ पे, है ना, आपको दे रखा है μ0 Ni/2। बहुत ही बढ़िया साहब। कोस θ1, θ2 तो 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ सब समझ में आता है। θ2 हो जाएगा 30 डिग्री। θ1 जो हो जाएगा वो इधर से नापा है 60, बट अपने को इधर से नापना है, वो जाएगा 120। बेटा वही कल जैसी चीजें हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस एक दिन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको, जल्दी से आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लिख देंगे cos ऑफ 120 + cos ऑफ 30। बेटा आगे आप सोल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ये अपना यहाँ पे अगेन एक सोलेनोइड की बात हो गई, जो अपन ने कल पढ़ा था, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक की बातें करी थी, ठीक है। अब अपन आज जो बातें करेंगे वो करेंगे किसके ऊपर, आज हम करेंगे आइडियल सोलेनोइड के ऊपर। कल हमने जो बातें करी थी वो करी थी रियल सोलेनोइड पे, ये एक रियल सोलेनोइड था। आज हम करेंगे बेटा आइडियल सोलेनोइड के ऊपर। ओहो, तो आइडियल सोलेनोइड पे अगर अपन बातें करेंगे तो मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, आइडियल सोलेनोइड की अपन बातें करते हैं, है ना, आइडियल सोलेनोइड की। तो किस प्रकार से, देखो आइडियल सोलेनोइड एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सोलेनोइड है जो कि बहुत ही लंबा है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है और बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा। अगर ये इसका रेडियस है r, तो वी कैन से कि r इज वेरी 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 लेस देन l। आई मेरी बात समझ में। अगर r बहुत छोटा है l से, अगर r बहुत छोटा है l से, तो वी कैन से कि ये बहुत लंबा सोलेनोइड हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। और अगर बहुत पतला, चौड़ाई में बहुत कम है और बहुत लेंथी सोलेनोइड अगर होता है,
तो उसको बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल सोलेनोइड। दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल सोलेनोइड। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल सोलेनोइड। अब समझते हैं अपन। साहब ये बहुत छोटा है और ये बहुत लंबा है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, लेट्स से कि हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो पहले θ1 और θ2 एंगल हमें पता होने चाहिए। सही बात है बेटा। θ2 एंगल देखने के लिए अब दिमाग लगाते हैं अपन। देखो एक्चुअली क्या होगा ना, यहां से लाइन जाएगी, जो अपन इसको जोड़ दिया, दिस एंगल इज θ1। बट सर θ1 आएगा किसके बराबर? देखो समझना, क्या ये रियल में इतना सा ही लंबा है क्या? नहीं, ये रियल में बहुत लंबा है। अब इमेजिन करना, आप सोचो यहां से अगर मान लीजिए बहुत दूर मान लो आपकी समथिंग लैंडमार्क सिटी तक पहुंच गया मान लो, तो बेटा इतना पतला और इतना दूर तक, तो ये लाइन कितनी स्ट्रेट हो जाएगी। समझ रहे हो आप? अरे आ रहे हैं ना बात समझ में? सोचो इसको 5 किलोमीटर तक लेके जाना है अपने को, 5 किलोमीटर तक। सोच, जो जब तक मिलेगा बहुत दूर जाके मिलेगा, बिल्कुल पतला है, ऐसा है। चौड़ाई तो बहुत मोटी बता रखी है मैंने, जो लाइन दिख रही है ना आपको, इतनी मान लो आप चौड़ाई। सोचो इतनी सी चौड़ाई के अंदर एक लाइन लैंडमार्क सिटी तक जाती है, तो तू खुद सोच के देख कि वो जो एंगल आएगा वो लगभग 0 आएगा। कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ऐसे था, गया ऊपर तक जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत लंबा सोलेनोइड है भाई साहब। एंगल लगभग 0 ही है। हाय मेरी बात समझ में? अब सोच, अगर मैं इस पॉइंट पे मिलाऊंगा तो एंगल लगभग ये पूरा घुमा देख, घुमा पूरा घूम गया, इधर से पूरा घूम गया, 180 हो गया इधर से। तो इधर से एंगल कितना आएगा? लगभग ये वाला एंगल भी, ये लगभग पूरा घूम गया, तो ये वाला भी एंगल भी 0 आएगा। क्योंकि थीटा तो नापते इधर से है, 180 इस तरफ से है, अपन नापते किधर से? इधर से नापते हैं, तो ये भी लगभग 0 हो जाएगा। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो आएगी μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2 cos of θ1 which is 0 डिग्री प्लस cos of θ2 which is again 0 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री cos 0 दोनों मिला के 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 2 हो जाता है। तो वी कैन राइट कि μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा μ0 Ni। μ0 Ni। तो दिस इज योर रिजल्ट, जो आपको याद रखना है। ये आइडियल सोलेनोइड का खेल है, केस है, इसको अपन फिर से सीखेंगे। फिर से कहाँ सीखेंगे? इसी को अपन फिर से डिराइव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से भी। डिराइव तो क्या मतलब, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बट फिर से करके देखेंगे वहां पर भी। बट फिलहाल के लिए अगर अपन इस केस से भी करना चाहें तो इस केस से अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेटा ये हो गया आइडियल सोलेनोइड की बात। अभी इस पे अपन और भी बातें करने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बातें करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फटाफट से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा आइडियल सोलेनोइड की अपन ने बातें करी है। अब आइडियल सोलेनोइड में देखो, अगर देखा जाए तो अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है। अगर तुम कहीं देखोगे भी तो वहां ऐसा लिखा होता है, इसको रट लो कि सोलेनोइड के अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। वो अलग बात है कि रियल में अलग अलग होती है, पर आइडियल में तो सेम ही मानते हैं। बट चलो अपन आइडियल का एक अलग केस लेके चलते हैं। अलग केस कैसे? जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, एक आइडियल सोलेनोइड लिया। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, ये रियल नहीं है, ये आइडियल है। ये है बहुत अपने आप में बहुत छोटी है इसकी साइज, और लंबाई बहुत ज्यादा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, देख समझना बात को ध्यान से। मान लो बेटा, मान लो कि जो बीच की लाइन है, इस लाइन के अनुसार ये जो चौड़ाई है, मतलब हाइट है, ये है 1 mm। 1 mm। सोच 1 mm कितना सा होता है, समझ रहे ना? 1 mm मतलब कितना छोटा होता है 1 mm। और
हम कह सकते हैं कि ये जो आधी लेंथ थी ये थी 5 मीटर और सिमिलरली ये आधी भी थी 5 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? सोचो कितना ज्यादा ये यहां पे बड़ा है, 10 मीटर की लेंथ है टोटल, 10 मीटर। सोचो 10 मीटर और मात्र 1 mm। 1 mm मतलब अगर देखा जाए तो ये तार भी 1 mm शायद 2 mm का होगा। हाँ, इस तार जितना, सोचो 10 मीटर जितना, 10 मीटर। इसके बीच में अगर आप कहीं पे रखते हो, चलो अपन एक काम करते हैं, यहां पे बात करते हैं पहले तो फर्स्ट पॉइंट पर। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूं तो बेटा फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट Ni/2, पहला एंगल लगभग 0 कोस 0, इधर से भी लगभग 0, अगेन कोस 0, कोस 0 1, कोस 0 1, 1 + 1 2, 2 से 2 उड़ा दो, म्यू नॉट Ni। अबे सही है ना? तो आना वही था क्योंकि ये एक आइडियल सोलेनोइड था, म्यू नॉट Ni। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा खेल अभी शुरू हुआ है। अब खेल कैसे शुरू हुआ है समझाता हूं मैं आपको। देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूं और अगर मैं यहां पे बात करूं, ये पॉइंट है एक्सट्रीमली आउटवर्ड पॉइंट। एक्सट्रीमली आउटवर्ड तो नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब बाहर निकलते वक्त एकदम लास्ट एंड पॉइंट जो है, सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे, मतलब 2 नंबर जो है वो लास्ट पॉइंट है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो लास्ट पॉइंट, इसके बाद जस्ट बाहर निकल गए तो अपन बाहर हो जाएंगे इससे, सोलेनोइड से। तो एकदम एंड पॉइंट है 2। अब एंड पॉइंट पे अगर अपने को निकालना पड़े तो बेटा एंड पॉइंट पर निकालने के लिए पहले अपने को पता होना चाहिए θ1। θ1 क्या होता है? θ2 पहले तो, θ2 देखो यहां से वहां तक जुड़ेगा, एकदम पतला है। देखो भले इसमें एंगल कुछ दिख रहा हो, पर θ2 लगभग 0 होगा। θ2 लगभग 0 होगा। बट θ1 जो है बेटा वो इधर से आएगा, इधर से जो ऊपर तक। सही बात है ना? इधर देखो जो ऊपर तक 90, तो θ1 हो जाएगा 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आप इसको यहां रखेंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय 2 कोस ऑफ 0 प्लस कोस ऑफ 90। एंड आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। हो सर, हमें तो पता ही नहीं था। मैं बता देता हूं, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट Ni/2। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया, ये जो केस था ये हो गया इन बिटवीन आइडियल सोलेनोइड। गेटिंग माय पॉइंट? इन बिटवीन आइडियल सोलेनोइड। बेटा ये जो केस हो जाएगा ये हो जाएगा एट द एंड, एग्जैक्टली एंड पर ये आएगी वैल्यू। इससे हमारे दिमाग में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन सा क्या क्रिएट हुआ कि साहब बीच में कहीं पर म्यू नॉट Ni थी, एंड पर म्यू नॉट Ni/2 थी। आप कह रहे हो कि अंदर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां तो म्यू नॉट Ni से म्यू नॉट Ni/2 हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है। तो हमने दिमाग लगाया, भाई हमें यह तो समझ में आना चाहिए ना कि म्यू नॉट Ni कहां तक रहेगा, उसके बाद म्यू नॉट Ni समथिंग होएगा, छोटा होएगा, फिर छोटा होएगा, फिर होते होते आधा हो जाएगा। 0.9 म्यू नॉट Ni भी होना चाहिए, 0.8 म्यू नॉट Ni भी होना चाहिए, तभी तो 0.5 म्यू नॉट Ni तक पहुंचेगा। दिस इज 0.5 म्यू नॉट Ni। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज आधा, दिस इज पूरा। तो आधे से पूरे के बीच में भी तो कुछ होगा यार। अब सही है ना? तो चेक करने के लिए हमने क्या करा, बुद्धि लगाई। तो हमने क्या करा यार, यहां पर अपन एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस अपन ने कैसा ले, जरा ध्यान से देखना। अपन यहां पे ले लेते हैं इस पॉइंट पे, बेटा ध्यान से देखिएगा। हमने ये एक पॉइंट कंसीडर किया है विच इज 3 पॉइंट।
विच इज कौन सा पॉइंट, 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, 10 सेंटीमीटर। बेटा अगर दिमाग लगाओ तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के हिसाब से लगभग एंड पे आ चुका है। मैं लिख देता हूं यहां पे, थर्ड पॉइंट इज आल्सो लगभग एंड पॉइंट। क्या 2 पॉइंट भी एंड पॉइंट था? हां, पर 2 पॉइंट एग्जैक्टली एंड पॉइंट था, पर थर्ड वाला जो है वो भी लगभग एंड पॉइंट पर है। हां 10 मीटर कम है, 10 मीटर इतना, 10 सेंटीमीटर कम है, 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। बेटा 10 मीटर बहुत लंबा होता है। जिस क्लास में आप बैठे होंगे ना, जिस क्लास में आप बैठे हो, ये भी 10 मीटर इससे भी आई थिंक लंबा ही होगा। आई मेरी बात समझ में? तो हाँ लगभग इतना ही मान लो, ऐसे थोड़ा सा लंबा मान लो। तो मेरी बात समझना, आल्सो लगभग एंड पॉइंट। सो 10 सेंटीमीटर तो लगभग एंड पॉइंट ही हो गया यार। अपनी क्लासरूम को अगर तो मान ले, जिस क्लासरूम में तो बैठा है, तो इसका जो एंड में अगर तो 10 सेंटीमीटर इतना सा स्केल लेके रखेगा तो लगभग एंड ही हो गया। हाँ सर एंड तो हो गया। अब उस एंड पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, ड्यू टू सोलेनोइड। तो दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाएंगे तो θ1 जो आएगा जो 0 आना है। अब इधर का तो 0 आना है ना, हाँ भाई 0 आएगा यार। तो अपन लिख देंगे कि देखो समझना बात को। अब मैं क्या करूंगा, θ1 तो साहब 0 ही आ रहा है, हमें θ1 0 समझ में आया ना। जिस प्रकार से 1 पॉइंट पर θ1 0 आ रहा था, उसी प्रकार से 3 पॉइंट पे भी θ1 0 ही आएगा। अब बात करते हैं θ2 की। बेटा पहले एंगल बना लेते हैं अपन, जैसे समझना साहब, दिस इज 1 mm, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज 3। अब तो दिमाग लगा, दिस एंगल इज θ2। बुद्धि लगा ना, ऐसे विजुअलाइज करना, क्या 1 mm कितना सा होता है, और 10 सेंटीमीटर इतना। सोच, बनाया मैंने इतना बड़ा है, पर वो बेसिकली है इतना सा ही। ये नाखून जो है ना वो भी बड़ा है इसके सामने, 1 mm के सामने। सोच कितना छोटा होगा, तो एंगल लगभग 0 होगा। अब समझ में आया ना, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, पर एंगल लगभग 0 होगा। एग्जैक्टली तो कहीं है ही नहीं यहां पे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी 3 पॉइंट पर, वो भी हो जाएगी μ0 Ni/2 cos of 0 plus cos of 0 and cos 0 and cos 0 again 1 and 1, 1 plus 1 2। तो बेटा कट कोटा के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा μ0 Ni। ये दिस इज द आंसर। अब यहां आके बच्चे कुछ हद तक तो क्लियर हो जाते हैं, कुछ हद तक अपना जो कंफ्यूजन है वो और बढ़ जाता है। सर बीच में μ0 Ni था, समझ में आता है, हाँ भाई। एग्जैक्टली एंड पे μ0 Ni/2 था, समझ में आता है, हाँ। लेकिन सर ये जो लगभग एंड आ चुका है, यहां पर भी μ0 Ni आ रहा है। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब एक रियल सोलेनोइड में, सॉरी आइडियल सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन लगभग हर पॉइंट पे बराबर मान सकते हैं, लगभग हर पॉइंट पे बराबर मान सकते हैं। वो अलग बात है कि वो चेंज होती है, पर वो सडनली चेंज होती है कहां पर, एंड पर जाके सडनली। वो पहले तो लगभग बराबर रहती है, लगभग एंड तक आते आते μ0 Ni ही रहती है वो, लेकिन वो एब्रप्टली चेंज होकर हाफ हो जाती है कहां पर, एकदम एंड पर आने पर। मतलब तुम एंड, जैसे ये एंड है तो तुम यहां तक आ चुके हो, μ0 Ni है, और जैसे तुम यहां पहुंचोगे वो सडनली हाफ हो जाएगी μ0 Ni/2। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक चीज ध्यान से सुनिए। ये चीज आई मेरी बात समझ में? मैंने आपको पूरा डेटा लेके, नंबर्स लेके ही मैंने समझाया है, और नंबर लेके ही फील दिलाई है। तो खुद सोच के देख ले, अगर 1 पॉइंट पे 5 मीटर अगर मान लीजिए ट्राइंगल की लंबाई हो और 1 mm अगर हाइट हो, तो क्या एंगल आएगा, लगभग 0। आई मेरी बात समझ में? आएगी नहीं आई? तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी अपन ने बिल्कुल ट्राइंगल लेके ही एंगल माना है, तो वो भी लगभग दोनों 0 आ रहे हैं। तो वैल्यू जो आ रही है वो μ0 Ni आ रही है। इस केस में μ0 Ni आ रही है, इसमें μ0 Ni/2 आ रही है। आई मेरी बात समझ में?
तो बेटा ये रियल सोलेनोइड के केस, सॉरी आइडियल सोलेनोइड के केस हो गए। आइडियल सोलेनोइड में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल सोलेनोइड में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है एंड द वैल्यू इज म्यू नॉट एन आई। वो अलग बात है, हम अपने जीवन में मैक्सिमम टाइम आइडियल सोलेनोइड ही पढ़ते हैं, मतलब हमारे जो 12th क्लास का जीवन है उसके अंदर की बात कर रहा हूं। और अगर हम रियल सोलेनोइड की बात करेंगे तो बाई चांस सवाल में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि कैसे करना है। आई मेरी बात समझ में? मैक्सिमम टाइम सवाल इस पे आते हैं, उस पे भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों पे आ जाते हैं, पर मैक्सिमम टाइम इस पे ही आती हैं चीजें, बातें। एनसीईआरटी तो पूरी इसी पे बात करती है। अभी अपन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझेंगे। पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, जो भी कहानी आपको लिखनी है इसके अंदर आप लिखिए, और जो भी आपको जरा सा भी डाउट आया हो आप बाहर आके बिंदास पूछिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो अच्छे से लिखिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेके जल्दी से। अपन ने आइडियल सोलेनोइड की बात कर ली है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेटा सबसे पहले तो स्क्रीन पे जो भी आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो हम लोगों ने भी क्या करा, इसको जो भी लॉ था उसको नोट डाउन करा। लॉ में कुछ कुछ बातें कही है, मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल देशी भाषा में, हिंदी में, है ना। आइए तो अपन बात करते हैं इस प्रकार से। बेटा यहाँ पे एक लूप माना अपन ने, सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ मतलब बात ही वो सर्किट की हो रही है, एक लूप की बात हो रही है। सर्किटल लूप लॉ इसको बोलते हैं एक्चुअली, एम्पियर्स लूप लॉ, है ना। तो एग्जैक्टली बात क्या हो रही है वो समझते हैं अपन। यहाँ पे देखो बेटा, ये लूप लो किरचॉफ्स के लूप लो से अलग है ना, ये अलग लूप है। अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए करंट है। अब यहाँ अपन ने 3 वायर मान लिए इस प्रकार से, 3 वायर, 2 वायर अपन ने बाहर मान लिए, है ना। इस प्रकार से अलग अलग वायर माने हैं। तो हर वायर में कुछ करंट बह रहा है। मान लीजिए इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, इसमें I5 है। I1, I2, I3, I4, I5। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सबको अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो हम लोग लो ऐसे लिख देंगे, B.dl, B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट I इनसाइड। अब ये I इनसाइड क्या है? I इनसाइड है टोटल करंट इन द लूप, जो भी अपन ने सर्किटल लूप कंसीडर किया है। अब देखो इसमें एक बात है सिंपल सी, बेटा मान ले कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर मान ली, मान ले कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर मान ली। अब सर इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, आपने इधर ही क्यों मानी, समझना। अगर इधर मानी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कब आएगी, इसका तो करंट बाहर आएगा, है ना। इसका डोमिनेटिंग करंट बाहर है, इसका मतलब ये दोनों प्लस में मानेंगे। तो बेसिकली अपन लिखेंगे क्या, इसको अपन ऐसे लिख देंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट I1 प्लस I2 माइनस I3। ये अपन लिख सकते हैं। I4 और I5 का कोई रोल नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, पर ऐसा गलत है। I4 और I5 का भी रोल है, लेकिन वो अलग बात है कि उसको अपन यहां लिखते नहीं है। सर ये कैसी बात हुई? हाँ बेटा, I4 और I5 का रोल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी है ना अपन ने, ये पांचों की वजह से है। मेरी बात समझ में आ रही है? लो यही तो है, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है। ये सब वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेकिन इस तरफ जो लिखते हैं वो सिर्फ अंदरूनी अपन यहां पे करंट लिखते हैं, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ये सबके कारण लिखते हैं। मेरी बात क्लियर है? मैं दोबारा बताता हूं, जो B.dl के अंदर B है, वो B जो है वो अंदर और बाहर सबके कारण है, पर जो यहां पे अपन करंट लिखा है इनसाइड, वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी के कारण है। गेटिंग माय पॉइंट? तो म्यू नोट I1 प्लस I2 माइनस I3। अबे आ रहा है ना समझ में? पक्का ना? तो ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको प्लस क्यों लिया? क्योंकि इससे डोमिनेट कर रहा है।
गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, अपन इसको यहां पे लिखते हैं, ध्यान समझना है ना बेटा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया है सिंपल सा, कि हम लोगों ने एक लूप ले लिया है, यहाँ पे 3 करंट लिए हैं, I1 I2 और इसको अपन ने ले लिया डॉट के रूप में I3। वाह क्या लग रहा है, I1 I2 I3। उसी प्रकार से हमने ले लिया एक यहाँ पे I4 विच इज आल्सो इनसाइड द लूप। तो इसमें जो जैसे मान लीजिए कि अपन लोगों ने डोमिनेटिंग माना अंदर वाले को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पहली बात तो वो ऐसी आएगी। गेटिंग माय पॉइंट, तो अंदर डोमिनेटिंग है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी डॉट डीएल होगा, जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नोट I1 प्लस I2 माइनस I3, वो I1 I2 माइनस I3 के बराबर होगा। बेटा अंदर वालों को अपन लोगों ने क्या करा, पॉजिटिव माना है, बाहर वाले को नेगेटिव माना है। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार हमने मैग्नेटिक फील्ड को डोमिनेटिंग माना है। गेटिंग माय पॉइंट। उसी के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो उसी के अनुसार अपन ने लिख दिया है कि ये दोनों बड़े हैं, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड जैसे मानी है बिल्कुल वैसे ही मानेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आना है, डोमिनेटिंग है 1 और 2, तो अंदर वाले डोमिनेटिंग है, अंदर ही पॉजिटिव माना है, तो इन दोनों को पॉजिटिव लिख दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, करंट बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो उसमें बी जो होता है वो सबके कारण होता है, चाहे वो अंदर वाला हो, चाहे वो बाहर वाला हो, चाहे वो बीच वाला हो, चाहे वो इधर वाला हो। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, तो उसमें जो राइट हैंड साइड में जो आई इनसाइड है वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी करंट है, अंदर कितने करंट जा रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। अभी और देखते हैं, तो बेटा अभी लिख लेना, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का। पहले आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और देख, क्वेश्चन क्या मतलब 1-2 यहाँ पे और देख लो। इस प्रकार से करंट है, ऐसे जा रहा है और ऐसे करंट है, इस प्रकार से रियलिटी में दिखाई दिया हम लोगों को। हमने मान लिया कि ये लूप है, लूप हमने सिर्फ इसके अबाउट लगाया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा यहाँ पे जो 3 करंट थे, ये तीनों के तीनों करंट की वैल्यू में लिख देता हूँ, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो अगर मुझे यहाँ के अबाउट निकालना पड़ेगा, इस लूप में अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो वो कितना आएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही बचे हैं आई इनसाइड। कौन सा, पॉजिटिव, जिसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, मतलब I1, तो I1 माइनस I2। अबे आ रहा है ना? तो ये अपने को लिखना आना चाहिए कि किस प्रकार से अपन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। बेटा ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, इससे हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम्स के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, नॉन सिमेट्रिक के नहीं निकलते। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, फाइनाइट का नहीं निकलता है, वो क्या कारण है, कैसे है, वो सब समझा दूंगा मैं आपको। बट अभी अपन ने ये चीज समझी है यहाँ पे, आई मेरी बात समझ में? अब इसके अपन डिफरेंट एप्लीकेशंस पर जाएंगे, तो पहले फटाफट से आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ये कहानी लिख लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबके कारण होती है, बट जो करंट होता है वो ओनली इनसाइड वाला होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा आप ये अपन ने चीज समझी है यहाँ पर इस प्रकार से, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज समझाता हूँ, देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, है ना, जो अपन पहले से ही जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बेटा जैसे मेरे को सारे रटे हुए हैं वैसे आपको भी रटे हुए होने चाहिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब बायोट-सेवर्ट लॉ, बी डॉट डीएल बराबर म्यू आई इनसाइड एम्पियर सर्किटल लॉ।
अगर मैं एक इनफाइनाइट वायर की बात करता हूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी एक इनफाइनाइट वायर की बात हो जाएगी। अगर मैं सेमी की बात करता हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करता हूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा। अगर मैं सर्कल की बात करता हूं, सेंटर पे बात करता हूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। अगर मैं आधे सर्कल की बात करता हूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे रटे हुए हैं, भी एक प्रैक्टिस कर करके नाम याद हो गए हैं। मेरी बात समझ में, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके दवाइयों के नाम याद हो जाएंगे, उसी प्रकार से ये सब चीज़ें याद हो गई है। तो प्लीज़ अगर आपको मैग्नेटिज्म अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो कॉन्सेप्ट के साथ में ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। इनको रटने के लिए कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा बेस्ट है प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको सफिशिएंट करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद होंगे और इनको याद करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आइए वापस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको शॉर्टकट में लिखा है बेटा ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अपन बात करते हैं कि भैया किस प्रकार से एक इनफाइनाइट वायर के कारण, किस प्रकार से एक इनफाइनाइट वायर के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं वायर के अंदर। सॉरी, वायर के कारण हम किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर आउटसाइड द, जस्ट आउटसाइड द, आउटसाइड तो नहीं मतलब आसपास, नियर बाय द वायर। गेटिंग माय पॉइंट, नियर बाय द वायर। तो यहाँ अपन देखते हैं फटाफट से इस पॉइंट पर अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। इस लूप में अपन लिखेंगे बेटा क्या, हम लगाएंगे लूप लगा के, लूप अपन सर्कुलर लेंगे। सर्कुलर लूप अपन ने क्यों लिया है कि उसका डीएल निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। तो बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। अब अगर मैं यहां पे बी डॉट डीएल लिखूंगा, मेरी बात ध्यान समझना, हम जानते हैं कि एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सर्कुलर में आती है। आई मेरी बात, ये ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने पाया था, और हमने धीरे धीरे आगे कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट जिनमें किए हैं उनमें ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक करंट कैरिंग वायर के पास में गोल गोल आती है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, कोई सा भी हो, आएगी रिंग्स के अंदर ही। गेटिंग माय पॉइंट। तो डीएल क्या होता है, छोटा सा पार्ट ऑफ द रिंग। तो बेटा हर जगह जिधर डीएल होगा मतलब टेंजेंशियल, उधर ही बी होगा मतलब टेंजेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि इसे गोल 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 है, तो इधर डीएल की बात कर रहा हूं तो इधर ही डीएल है और इधर ही बी है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी इंटू डीएल इंटू कोस 0 विच इज 1। कोस 0 इज 1। तो बेटा ये बन जाएगा यहां पे क्या, बी इंटू डीएल, जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड वही होएगा जो अंदरूनी करंट है। यहां से अपन लोग लिख सकते हैं कि जो कि बी की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ये चीज लिखनी है, ये मैंने इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाला है यूजिंग ACL। फटाफट से इसको लिखिए। हाँ जी, तो बेटा अपन ये यहां तक लिख लिया है। अब आगे देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। जिससे मान लीजिए एम्स में एक सवाल आया था, वो सवाल उन लोगों ने असरसर रीजन टाइप से पूछा। उन्होंने पूछा कि भाई क्या फाइनाइट वायर का अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसका आंसर था नो। आई मेरी बात समझ में। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ वो चीज है ना, जो सवाल का पार्ट था। तो इसका आंसर नो है, अपन नहीं निकाल सकते इस प्रकार से। गेटिंग माय पॉइंट। इस प्रकार से अपन नहीं निकाल सकते। अब जैसे दो तरीके हैं, या तो अपन रट लें इसको कि क्यों नहीं निकाल, मतलब नहीं निकाल सकते, मतलब नहीं निकाल सकते, रट लें, या अपन समझ लें। अब अपन एक काम करते हो तो मैं समझा देता हूं आपको हल्का सा, ऐसा क्यों नहीं कर सकते अपन। पहले मैं आपको छोटे से एलिमेंट समझाता हूं, तो ध्यान से देखिए। बेटा एक फाइनाइट वायर है, मैंने आपको अभी भी बताया, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस में
जो रिंग बनती है मैग्नेटिक फील्ड की वो गोल गोल बनती है, सर्कुलर बनती है। सर्कुलर बनेगी, हाँ सर सर्कुलर बनेगी। तो बेटा जब सर्कुलर बनेगी, मेरी बात ध्यान समझना, ये सिमेट्रिक भले ही नहीं है बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 100% सिमेट्रिक आएगी, गोल गोल 100%। आप ऐसा कह ही नहीं सकते, कुछ कुछ बुक्स भी ऐसा कह देती है कि भैया नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है इसलिए नहीं बन, इसलिए यहां पे लॉ वैलिड नहीं होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या दिस लॉ इज वैलिड हियर? क्या दिस लॉ इज वैलिड हियर? हाँ, दिस लॉ इज वैलिड हियर, इट इज ए वैलिड लॉ। अबे ये लॉ तो हर जगह वैलिड है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। वो अलग बात है कि हम निकाल नहीं सकते इससे मैग्नेटिक फील्ड, हम इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते, बट वैलिड तो है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये लॉ वैलिड है, ये लॉ वैलिड है, और ये यहां पर भी वैलिड है, ऐसे ऐसे हजारों सिस्टम पर भी वैलिड है। चाहे तो गोल गोल की जगह तो चाहे कैसा भी बना दे, सब जगह वैलिड है। लेकिन वो अलग बात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि इससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अब सर वो क्यों नहीं निकाल सकते, वो आगे समझते हैं। देखो अब किताबें इसका ऐसे ऐसे रीजन दे देती है। कुछ कुछ किताबें, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ कुछ है ना जो थोड़ी अजीब सी लगती है मेरे को। बी डॉट डीएल, वो कहते हैं कि बी डॉट डीएल नॉट सिमेट्रिक है, इसलिए ये इसका बीच का एंगल नहीं निकाल पाएंगे। अबे दिमाग लगा, मैं तुझे क्या बोला कि तू चाहे इनफाइनाइट वायर ले चाहे फाइनाइट वायर ले, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो 100% सर्कुलर आएगी। और अगर 100% सर्कुलर आएगी तो 100% बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो होगा। 100% बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो होगा। कोई बुराई नहीं है इसके बीच में एंगल जीरो करने में। तो हम लोग 100% इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इनसाइड। और बेटा अगर अपन इसको ऐसा लिख देंगे, अगर अपन इसको ऐसा लिख देंगे तो 100% अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है। इससे तो वही आंसर आ गया, B बराबर म्यू नोट आई इनसाइड अपॉन 2 पाई आर। आप चाहे आर लो चाहे डी लो, है ना, वो मैंने डी ले लिया था वहां पे, मैंने चाहे आर ले लो चाहे डी ले लो, ये तो सही है यार। लेकिन तरीका तो गलत हो गया। तरीका सही है लेकिन ये तो फाइनाइट वायर था, और फाइनाइट वायर के केस में तो रिजल्ट अलग आता है, वो हमें पता है कितना आता है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अबे फंस गए यार ये तो। बुक्स बोलती है कि भैया नॉट सिमेट्रिक है इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन मैंने समझाया आपको कि सिमेट्री का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, सर्कल की सिमेट्री का। सर्कल सिमेट्री लिया है अपन ने यार, और बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो लिया है भैया, और होगा 100% होगा, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, क्यों नहीं होगा। पढ़ाई पेचीदा मामला हो गया, बहुत पेचीदा, दिमाग लगाओ। थोड़ा सोचने का टाइम देता हूं मैं आपको कि भैया ये तो 100% वैलिड है, ये वैलिड होना चाहिए, इससे आंसर ये आना चाहिए, बट हमने इंटीग्रेट करके निकाला है कि आंसर कुछ और आता है। इवन ये तो मैंने आपको डिराइव भी कराया था, मैंने आपको कहा था ना उस समय में थोड़ी फील आएगी, वो फील के लिए डिराइव कराता हूं मैं कभी कभी। तो ये आंसर हो नहीं सकता, बट हमने पहले से आंसर कुछ और निकाला हुआ है, बट यहां से ये आ रहा है, इसमें गलती पकड़ में नहीं आ रही, अबे आ रहा है ना। तो बेटा अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो यहां पे खेल थोड़ा अलग टाइप का हो रहा है। देखो समझो, मैं आपको रीजन समझाता हूं, एग्जैक्टली रीजन क्या है। रीजन ये है कि कभी भी ऐसा मत करो, से मान लीजिए कि आपने एक फाइनाइट वायर माना है, अगर तुम एक फाइनाइट वायर पे लूप लो लगाते हो, फाइनाइट का मतलब क्या है, उसकी एक फिक्स लेंथ है। अब एक किसी फिक्स लेंथ के वायर में कभी करंट आ सकता है क्या? कभी किसी फिक्स लेंथ की वायर में करंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। करंट कहां से आएगा? करंट आने के लिए जरा ध्यान समझना, करंट आने के लिए ये कहीं ना कहीं किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा। हाँ सर बात तो सही है। अबे तभी तो करंट आएगा, तभी तो करंट आएगा। मैंने उल्टी बना दिया यहां पे, मैं इसको दोबारा ऐसा बना देता हूं इस प्रकार से, है ना, तभी तो करंट आएगा यार। हाँ बात तो सही है यार।
तो जब भी मैं यहां अगर मैं इस वाले पर, अब इस केस को देखो ध्यान से, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैग्नेटिक ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वायर के कारण नहीं आएगी, वो और भी वायर्स के कारण आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस वायर के कारण नहीं आएगी, वो और भी वायर के कारण आएगी। बट अपन तो सिर्फ और सिर्फ एक वायर लेके चल रहे थे, इसीलिए लगाना ही यहां पे हमारे लिए, इसको मतलब सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपन जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक वायर के कारण कर रहे हैं, लेकिन यहां पे और भी कई प्रकार के वायर है। आई मेरी बात समझ में? तो सर इनफाइनाइट में, बेटा इनफाइनाइट में यही तो है, वो इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा, पता नहीं कहां जाके फिर बैटरी बंद हो रही है उससे, तो असर ही नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? अब बच्चा बोलेगा सर अपन ऐसा कर ले, तो ये गोला इतना छोटा कर ले, इतना छोटा कर ले, इतना पास में लिया है, इतना पास में लिया है, बिल्कुल पास में लिया है, बिल्कुल पास में लिया है। तो सर अगर बिल्कुल पास में लेकर आ गए तो फिर तो बाकी वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, अगर बिल्कुल पास में लिया है तो फिर तेरा जो वायर है वो इनफाइनाइट की तरह ही तो काम करेगा। अबे आ रही ना समझ में? इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि वायर के पास में, इतना पास में आ गया कि वायर उसको इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर देखा तो ओ माय गॉड इनफाइनाइट, नीचे देखा तो ओ माय गॉड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये वायर है बेटा, ये वायर भी इनफाइनाइट, अपन पढ़ते हैं ना कई बार शीट वीट की, हालांकि इलेक्ट्रॉन में ये बात करी हल्की सी, मैं दोबारा बता देता हूं, ये वायर एक इनफाइनाइट वायर है। सोच तो इतना छोटा हो जा, इतना छोटा हो जा कि एक टिश्यू की साइज का बन जा, टिश्यू भी नहीं, टिश्यू भी बहुत बड़ा होता है, तो एक काम सेल की साइज का बन जा, काफी छोटा वाला सेल, उसकी साइज का बने, छोटा सेल की बात कर रहा हूँ, बड़े सेल की बात नहीं कर रहा, जो भी छोटे छोटे सेल होते हैं, न्यूरॉन टाइप का, न्यूरॉन जो भी होता है, मतलब बहुत छोटा सेल बन जा, और सेल बन के यहाँ टिक जा बगल में। अब देख ऊपर, ओ नीचे देखो, तो तुम्हारे लिए ये वायर क्या होगा? इनफाइनाइट। मतलब तो इस वायर के इतना पास में आ गया कि बीच में सिर्फ इतनी सी जगह हो कि एक सेल फिट हो जाए, और तू खुद एक सेल की साइज का है। अब सोच ऊपर देख रहा, ओ नीचे देख रहा, ओ इनफाइनाइट है भैया हमारे लिए। तो आई मेरी बात समझ में? तो इनफाइनाइट होता है कि हम कितनी दूरी पर बैठे हैं। आई मेरी बात समझ में? पक्का? तो बेटा ये वैलिड नहीं होगा, मतलब वैलिड तो होगा बट इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये वैलिड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट रिजल्ट नहीं आएगा। तो एम्स में सवाल आया था, उसका आंसर नो देना था। हो सकता है कि इस प्रकार के और भी कभी सवाल आ जाए, तो आंसर आपको नो देना है कि हम लोग एक फाइनाइट वायर का नहीं निकाल सकते। आई मेरी बात में? सिमिलरली हम लोग एक सेमी इनफाइनाइट वायर का भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं, अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं, तो उसका भी अपन लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेमी इनफाइनाइट का मतलब है नीचे से खत्म हो रही है, और नीचे से खत्म हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं बैटरी से भी लगेगी, और अगर बैटरी से लगेगी तो इस करंट का भी, इस वायर का भी इफेक्ट आएगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का भी अपन नहीं निकाल पाएंगे। हम किसी का अगर निकाल पाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट वायर का है। लेकिन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड इज वैलिड एवरीवेयर, जहां जहां पे भी करंट पास कर रहा है, क्योंकि तो लो है, और अगर लो है तो वैलिड भी है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा आप इसको पूरा नोट डाउन करिए, और आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में अपन इस एम्पियर सर्किटल लॉ मतलब ACL के ऊपर कई अलग अलग प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे और केसेस पढ़ेंगे। तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही।